अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर। वो किसके लिए है सर? वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। अच्छा, तो सर इसके लिए हमारे 11 लेक्चर मुकम्मल हो गए। जिन लोगों ने ये मेरे लेक्चर नहीं देखे कहीं जल्दी पहले उन्हें जाके देख लें, क्योंकि उनमें ब्लॉक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। आज के जो लेक्चर है वो 12वां लेक्चर है। तो इस 12वें लेक्चर में क्या करेंगे सर? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएट करेंगे मैस और वेट को। मैस और वेट में क्या फ़र्क है, पहले मैस देख लेते हैं। अच्छा, जो मैस होता है ना सर, इट इज़ कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये सर फंडामेंटल पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। मैस फंडामेंटल पार्टिकल मुश्तमिल होता है। अच्छा, तो सर फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास तो कोई दो शेप हैं, ये है ए और सेकंड है बी। बदकिस्मती से इनका वॉल्यूम सेम है। अच्छा, ए में कुछ पार्टिकल्स हैं, सिमिलरली बी में भी कुछ पार्टिकल हैं, लेकिन वो ए से कम है वही पार्टिकल। तो बताएं मैस किसका ज़्यादा होगा, आप बताएं। चलो मैं बता देता हूँ, मेरे मुताबिक मैस ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है मैस ऑफ बी से। वजह इसकी ये है, शक्ल में ज़ाहिर है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर्स वो ए में ज़्यादा हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर्स आर मोर इन ए देन बी। इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें कम पार्टिकल है, इसीलिए मैस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन मैस ऑफ बी। अच्छा, जो मैस होता है वो इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इनर्शिया की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ये जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। एक और बात, ये जो मैस होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लैनेट। ये प्लैनेट पर डिपेंडेंट नहीं करता। तो प्लैनेट पर क्या चीज़ डिपेंड करती है? एक्चुअली वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, वेट वो चेंज होता रहता है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट। एक प्लैनेट पर आपका वेट कुछ होगा और किसी और प्लैनेट पर आपका वेट जो होगा वो कुछ और होगा, लेकिन मैस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी प्लैनेट पर चले जाए। एक और बात, ये जो मैस होता है इसके यूनिट्स होते हैं। एक होता है किलोग्राम, दूसरा होता है माइक्रोन, एक और यूनिट होता है जिसको पाउंड बोलते हैं। सिमिलरली एक और होता है जिसे हम जानते हैं ग्राम से जानते हैं, ये नहीं जी है। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वेट होता है। ये वेट क्या भला है? वेट जो होता है एक्चुअली इट इज़ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। या इसकी डेफिनेशन क्यों भी कुछ लोग कहते हैं फोर्स ऑन अ बॉडी बाय एन अदर बॉडी which is in contact with it।
अच्छा, ये जो वेट होता है एक्चुअली इट इज़ ए फोर्स ऑन ए बॉडी बाय एन अदर बॉडी विच इज़ इन कंटेक्ट विद इट। ये कुछ लोग इसकी डेफिनेशन वेट की यूँ भी लिखते हैं और कुछ लोग यूँ भी लिखते हैं। वेट का फार्मूला तो बच्चे को आता है mg के बराबर होता है, लेकिन वेट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है एक्चुअली जी पर डिपेंड करती है। देखें सर, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास कोई अर्थ है, ये फ़र्ज़ कर लें कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस पर जो जी होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर यहाँ पड़ा हुआ है तो जी की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर है तब भी जी की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कह सकते हैं अगर जी की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है तो वेट की डायरेक्शन भी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। क्या है सर वेट की डायरेक्शन? टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ओके हो गया। इसका जो यूनिट्स होता है ना सर, यूनिट्स वो तो न्यूटन के बराबर होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है ऑन मून। ऑन मून क्या चीज़? मून मजाक कर दिया? नहीं सर, अगर आप लोग फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन को मून पर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें तब्दील होंगी, देखते हैं सर। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को मून पर परफॉर्म करें तो जो रेंज होगी सर, रेंज वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होती है। क्योंकि मून पर जी की वैल्यू कम हो जाती है इसीलिए रेंज ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली हाइट जो होता है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, तो जी की वैल्यू मून पर कम हो जाती है, हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें वो भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, तो जी कम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज़ कर जाएगा। कब? जब किस्सा होगा सर ऑन द सरफेस ऑफ मून पर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? देखिए सर, नेक्स्ट हमारे पास 2-3 MCQs हैं। फर्स्ट कहता है वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून इज 256 न्यूटन के बराबर है। 256 न्यूटन के बराबर। हिज वेट ऑन अर्थ क्या होगा? चेक करते हैं सर। जो W का फार्मूला होता है mg के बराबर होता है। अगर वेट ऑन अर्थ है तो g के साथ e लगाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है जो g होता है प्लैनेट टू प्लैनेट तब्दील होता रहता है, लेकिन मैस कांस्टेंट रहता है। किसी भी प्लैनेट पर चले जाए मैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, WM की बात हो रही है तो m मैस है और g के साथ m लगाना पड़ेगा। n की आप लेनी है रेशो। WE डिवाइड बाई WM इज इक्वल टू mg E डिवाइडेड बाई mgm आएगा। मैस से कैंसर। WE मालूम करना है, बनेगा GE डिवाइड बाई GM मल्टीप्लाइड बाई ये वाला WM। अब वैल्यू पुट कर दें। जो G ऑन अर्थ होता है 10 के बराबर होता है। G ऑन मून जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। WM दिया गया है 256 न्यूटन के बराबर है। अच्छा, इशारा इससे काटें तो ऊपर 100 रह जाएगा। अब ये 16 बन गया, 16 को इसके साथ काटें तो आंसर 16 मल्टीप्लाइड बाई 100 आंसर है 1600 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट MCQ का। सेकेंड MCQ बोलता है कि वेट ऑफ ए पर्सन ऑन प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ ऑन द अर्थ। यानी कि प्लैनेट ए है, एक बंदा था जिसका वेट था W ऑन अर्थ। अगर वही बंदा प्लैनेट ए पर चला गया जो उसका वेट बन जाएगा वो बन जाएगा वेट ऑन ए प्लैनेट ए इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2। ये W है अर्थ, यानी कि अर्थ के वेट का हाफ हो जाएगा। वो आगे कहता है ही कैन जंप टू ए हाइट ऑफ 1.4 मीटर ऑन अर्थ। अगर वही बंदा अर्थ की सरफेस पर जंप कर सकता था कितना सर? 1.4 मीटर का। तो बताएं वही बंदा प्लैनेट ए पर कितना जंप लगा सकेगा? चेक करते हैं इसे। ये mg बनेगा, ये ऑन अर्थ है mg डिवाइडेड बाई 2 आएगा। mm से कैंसर। जो ga है वो इक्वल होगा ge डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों केसेस के लिए, ए के लिए और अर्थ के लिए कांस्टेंट होगी। उसकी वजह ये है ये मैस कांस्टेंट होता है।
अब दोनों की चीज़ें दोनों हैं कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो h होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g। ओके सर, अब h ऑन अर्थ की बात होगी तो साथ लगाना पड़ेगा g के साथ e। सिमिलरली हाइट ऑन प्लेनेट a की बात होगी तो g के साथ a लगाना पड़ेगा, क्योंकि g प्लेनेट टू प्लेनेट तब्दील होता है। अब मैंने पहले बताया है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस डायरेक्टली को हटाकर इक्वल भी लगा सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ओनली फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब इनकी लेनी है रेशो। जब लेंगे रेशो HA डिवाइडेड बाई HE बनेगा GE डिवाइडेड बाई GA के बराबर आएगा। अच्छा, HA मालूम करना है, हाइट ऑन प्लेनेट या जंप ऑन प्लेनेट A मालूम करना है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। बनेगा GE डिवाइडेड बाई GA, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा HE। सिमिलरली आगे GE वैसे रहने दे, जो G ऑन A है ना उसकी वैल्यू ये है GE डिवाइडेड बाई 2, तो पुट कर दें GE डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई HE। H यानी कि हाइट ऑन प्लेनेट A जो थी वो 1.4 मीटर के बराबर थी, 1.4 मीटर तक का जंप लगा सकता था वो बंदा। आगे GE के साथ GE कैंसिल, ये दो जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2.8 मीटर। यानी कि प्लेनेट A पर जो हाइट वो जंप लगा सकता है 2.8 मीटर है, जो अर्थ का डबल है। उसकी वजह ये है कि प्लेनेट A पर जो G की वैल्यू है वो असल में हाफ हो गई है। अच्छा, इसी MCQs को इस फार्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक तो सेम होगा, लेकिन इस फार्मूले से ये वाला आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए सर, जो H है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू G है, अगर प्लेनेट A पर G हाफ हो गया तो हाइट हो जाएगी डबल, तो इसका डबल होगा 2.8 मीटर। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट MCQs बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आया है। देखिए सर, वेट ऑफ वाइफ इज़ 1800 न्यूटन ऑन अर्थ। अर्थ की सरफेस पर एक वाइफ का जो वेट था वो इक्वल था सर WS, यानी कि वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ 1800 न्यूटन के बराबर था। अच्छा, उसका जो हस्बैंड था वो बड़ा तंग था, उसने काम ये किया कि अपनी बीवी को रोज़ रोज़ की ज़िल्लत की बजाय ऊपर भेज दूँ ऊपर। तो उसने काम ये किया कि उसे किसी हाइट पर ले गया। हर हस्बैंड टेक्स हर टू ए हाइट, इतनी हाइट पर ले गया, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ हो गई, इतनी बुलंदी पर। जाहिर है वो हाथों पर नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो जो था उसका हस्बैंड वो मेरी तरह थोड़ा सा कमज़ोर था। कितनी हाइट पर ले गया? H जो थी वो इक्वल थी R डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, जो एग्जामिनर था ना वो बड़ा शातिर था, तो उसे जब ये किस्सा सुनाया गया तो उसने पूछा, तो बताएं इस हाइट पर उस औरत का वेट क्या होगा। तो हम जैसे लोग तो मजबूर होते हैं एग्जामिनर के हाथों, हमें तो बताना पड़ता है। चलो चेक करके देखते हैं। WH यानी कि वेट ऑन हाइट, जो हाइट थी ये वाले, वहाँ पर WH मालूम करना है। WH की जो वैल्यू होती है mgh के बराबर होती है। अच्छा, GH का जो फार्मूला होता है GM डिवाइडेड बाई R प्लस H होल का स्क्वायर होता है। अच्छा, ये वाला फार्मूला जिन लोगों को नहीं आता, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इस पर एक कंप्लीट लेक्चर मुकम्मल किया है, तो काइंडली जाके देख लें, अपना नॉलेज इम्प्रूव कर दें। GM डिवाइडेड बाई R तो सेम, जो H थी सर वो R डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इतनी बुलंदी पर वो हिम्मत कर गया। वैसे बड़ी हिम्मत है उस हस्बैंड की, उसने गैरत का काम दिखाया है। अच्छा, इनका एलसीएम लें, GM डिवाइडेड बाई 3R डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, होल का स्क्वायर। GM जो बनेगा इसका एलसीएम लें तो बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 4 R स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन होती है ना सर, ये वाला फार्मूला, ये इक्वल होता है वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बनेगी
जी एच जो बनेगी वो बनेगी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइड बाई 9 जी एस के बराबर आएगा। ओके सर, यहाँ तक जिनको समझना है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। आगे चलते हैं। आगे इस फार्मूले में जी एच की वैल्यू पुट कर दें बस। डब्ल्यू एच जो बनेगा यानी कि वेट ऑन सम हाइट वो इक्वल होगी एम तो सेम, जी एच की वैल्यू पुट करें तो 4 डिवाइड बाई 9 जी एस साथ आएगा, 4 डिवाइड बाई 9 एम जी एस। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये फार्मूला ये इक्वल है वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, वो तो हमें दिया गया है 1800 न्यूटन के बराबर। डब्ल्यू एच जो बनेगा इक्वल होगा 4 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1800 न्यूटन। इतनी वज़नी वूमेन हो सकती है। वैसे मैंने नाइंसाफ़ी कर दी, ऐसा एमसीक्यू तो नहीं देना चाहिए था। क्या बनेगा सर? 800 न्यूटन। लेकिन फिर भी देखें सर, मेरी मेहरबानी है, उस 1800 न्यूटन वाली का जो वेट था मैंने कम करके 800 न्यूटन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फिज़िक्स वाले लोग डॉक्टर भी बन गए। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। सर नेक्स्ट हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बातें करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होता। एक्सेलरेशन 0 है तो इसे कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं सर। सिमिलरली इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ। सिमिलरली इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता, नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, जो वेट होता है वो हमेशा याद रखें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज होता है, यानी कि जो डब्ल्यू तब्दील होता है, वेट चेंजेस इन ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें वेट तब्दील नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें तब्दील होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब लेफ्ट एक्सेलरेट करती है, व्हेन लेफ्ट एक्सेलरेट्स, जब लेफ्ट एक्सेलरेट्स करती है तब वेट तब्दील हो सकता है। जब फर्ज कर लें एक्सेलरेटिंग अप हो रही है तब जो अपेरेंट वेट होता है वो इक्वल होता है, ये अपेरेंट टी अपेरेंट वेट को डिनोट करते हैं एम इंटू जी प्लस ए के बराबर होता है। सिमिलरली जब एक्सेलरेटिंग डाउन करती है लेफ्ट, तब जो अपेरेंट वेट होता है इक्वल होता है एम इंटू जी माइनस ए के बराबर। देखें सर, एक्सेलरेटिंग अप कर रही है तब वेट तब्दील हो रहा है, सिमिलरली एक्सेलरेटिंग डाउन कर रही है लेफ्ट तब वेट तब्दील होता है, लेकिन जब मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तब वेट तब्दील नहीं होगा। किस में सर? लेफ़्ट में। फॉर एग्जांपल देखिए सर, ये लेफ़्ट है, ये जब यकदम ऊपर को उठती है तब वेलोसिटी तब्दील होती है, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तब वेट तब्दील होता है। जब ये ऊपर मज़ीद चलती रहती है तब इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये चलते चलते जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है तब ये लेफ़्ट रुक जाती है, तब वेलोसिटी में तब्दील होती है, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तब वेट भी तब्दील होता है। देखिए सर, जब एक्सेलरेशन है दोनों में तब ही वेट तब्दील हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है
तो क्या होगा सर, वेट तब्दील नहीं होगा। फ़र्ज़ कर लें कोई लेफ़्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर देखें तो m इंटू जी, एक्सेलरेशन 0, तो ये वाला 0 बनेगा mg। जो अपेरेंट वेट है, ये है अपेरेंट वेट, वो इक्वल है रियल वेट के। तब वेट में तब्दीली नहीं हो रही, क्योंकि अब की बात जो बातें हो रही हैं वेट के मुताबिक, इसीलिए मैंने इसको दोबारा समझा दिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। सर नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यूज है, वो ये कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ 10 न्यूटन अटैच है, वेट। अच्छा, ये जो है सारा का सारा एक लेफ़्ट में है, जो लेफ़्ट है वो एक्सेलरेट आप कर रही है विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। तो बताएं इसका जो वेट होगा वो क्या होगा जब ये एक्सेलरेट आप करेगी। तो चेक करके देखते हैं। देखिए सर, जब एक्सेलरेट आप करती है उसका फार्मूला होता है m इंटू जी प्लस ए। अच्छा, m हमारे पास नहीं है, m इससे निकाल लेते हैं। w इज इक्वल टू एम जी होता है, w की वैल्यू 10 है। अच्छा, m मैस है, g की वैल्यू ऑन अर्थ 10 होती है, 10 के साथ कैंसल, m की वैल्यू 1 kg आएगा। तो वैल्यूज़ इनमें पुट करते हैं। जो टेंशन यानी कि सॉरी अपेरेंट वेट है वो है इक्वल m 1 kg मल्टीप्लाई बाई g 10, एक्सेलरेशन विद 2, जो t आएगा वो आएगा 12 न्यूटन के बराबर। देखें सर, पहले अगर इसका वेट 10 न्यूटन था, जब लेफ़्ट एक्सेलरेट आप करती है तो वेट तब्दील हो जाता है, वो बन जाता है 12 न्यूटन का। नेक्स्ट हमारे पास है सर टेंशन। अब हमें आपको देनी है टेंशन थोड़ी सी। देखिए सर, ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई रॉड है, रॉड के साथ 2 रस्सियाँ अटैच हैं, ये रस्सियाँ ये और दूसरी ये, इनके साथ एक वेट W अटैच है। अच्छा, तो रस्सियों में प्रोड्यूस होगी टेंशन, दोनों रस्सियों में। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ड्रा करूँ तो यहाँ से ये कोई एंगल बनाएगी थीटा, ये भी एंगल बनाएगी थीटा। अच्छा, तो टेंशन का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एफएससी के लोगों को मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा पढ़े लिखे लोगों को, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। W डिवाइड बाई 2 साइन थीटा के बराबर होता है। अब इसके कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास W इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो टेंशन इन रस्सियों में कितनी होगी। देखिए सर, टेंशन जो बनेगी वो इक्वल होगी W डिवाइड बाई 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2। तो पुट कर दें इसकी जगह 1/2, 2 से कैंसिल, जो आएगा W। देखिए सर, सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ कि अगर कोई शख्स किसी रॉड के साथ ऐसे लटका हुआ है, जो उनका एंगल है विद हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री है, तो उसे लटकने में मुश्किल प्रोड्यूस होगी। इतनी मुश्किल जो उनके बाजू में जो टेंशन होगी वो उसके पूरे वेट के बराबर होगी। अच्छा, एक और केस है, सेकंड केस है, अगर यही एंगल वो बना दे 15 डिग्री, 15 डिग्री के बराबर, जो टेंशन उसके बाजू में होगी वो क्या होगी, 2 साइन 15 लगाना पड़ेगा। साइन 15 की वैल्यू जो होती है 2, वो इक्वल होती है 1/4 के बराबर। इसके साथ 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2W। अब उस शख्स को मज़ीद मुश्किल प्रोड्यूस होगी लटकने में। पहले ऐसे किया हुआ था, फिर उसने ऐसे कर दिया, 15 डिग्री का एंगल बना दिया। वो चेक कर रहा था उनके बाजू में कितनी ताकत है, लेकिन फिज़िक्स कहती है आप फील करें इजी। वो कहती है, मैं एक थर्ड केस देता हूँ, आप लोग ऐसा करें, एंगल रख लें 90 डिग्री, जो टेंशन आपके बाजू में होगी वो इक्वल होगी W डिवाइड बाई 2 साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो बनेगा W डिवाइड बाई 2। देखिए सर, फिज़िक्स ने ऐसा काम कर दिया, उसका जो वजूद का वेट था अब की बार पूरे वजूद का हाफ हो गया। लेकिन अब की बार उसने काम ये किया कि बाजू को सीधा कर दिया। रॉड के साथ वो लटका हुआ है तो 90 एंगल बना रहा है, जो अब की बार जो वेट हो गया पहले की निस्बत हाफ हो गया, यानी कि उनके बाजू में जो टेंशन है वो हाफ हो गई पूरे वेट का। पहले W के बराबर था, मुश्किल पकड़ने में मुश्किल प्रोड्यूस हो रही थी, फिर 2W हो गया मज़ीद मुश्किल। फिर फिज़िक्स ने बताया आप ऐसा करें, एंगल 90 का रख लें, तो होगा क्या, जो वेट होगा वो हाफ हो जाएगा आपका। देखें सर, फिज़िक्स कितनी अच्छी है, हम ऐसे ही फिज़िक्स का गिला करते रहते हैं।
सर नेक्स्ट जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट करने की ज़रूरत है। देखिए सर, जो मैस ऑफ अर्थ होता है वो इक्वल होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 kg के बराबर होता है। सिमिलरली मैस ऑफ जो मून होता है वो इक्वल होता है 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 किलोग्राम। अच्छा, इनके दरमियान जो डिफरेंस है दोनों के मैस के दरमियान वो इक्वल है, देखिए सर 24-22 वो इक्वल है 10⁻2 के। अच्छा, इसी 10⁻2 को 100 भी लिख सकता है, यानी कि जो मैस ऑफ अर्थ है वो 100 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ मून के बराबर है। ये वाले MCQs आ जाते हैं। सिमिलरली जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो इक्वल है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर के बराबर है। सिमिलरली रेडियस ऑफ द मून जो है वो इक्वल है हमारे पास 1.74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर के बराबर है। देखिए सर, इन दोनों के जो रेडियस हैं उनके दरमियान डिफरेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर है, यानी कि इन दोनों के रेडियस के दरमियान जो फ़र्क है अप्रॉक्सीमेटली वो 4 के बराबर है, 4 के बराबर है। 6.4 1.74 अप्रॉक्सीमेटली मैंने कह दिया है 4 के बराबर है, यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द मून है। सवाल पैदा होता है कि यानी कि अर्थ सिर्फ इतनी थोड़ी सी 4 गुना बड़ी है मून से, तो इसका आंसर है नहीं, आंसर है जो नो। अब बात आती है, दरअसल असल बात आती है वो वॉल्यूम पर आती है। जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है। जो वॉल्यूम है एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब के बराबर है। देखिए सर, जो वॉल्यूम है एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। जो वॉल्यूम है वो अर्थ का वो इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब के, क्योंकि डायरेक्टली को ये इक्वेशन हटा सकते हैं बराबर के साथ। अच्छा, सिमिलरली जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो इक्वल है r क्यूब m के, यानी कि ये मून के है। सिमिलरली अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वो इक्वल है सर किसके, देखिए सर RE बराबर है 4 टाइम्स ऑफ RM, 4 टाइम्स ऑफ RM के बराबर है। होल का क्यूब आएगा तो ये आएगा 64 R क्यूब M। R क्यूब M की वैल्यू है VM, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है वो 64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मून के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है दरअसल 64 टाइम्स लार्जर देन मून। ओके सर, ना कि सिर्फ 4 टाइम्स है। ओके सर, सिमिलरली कुछ और बातें होती हैं डेंसिटी की। जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है ना सर वो इक्वल होती है 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। जो डेंसिटी ऑफ मून होती है वो इक्वल होती है 3300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। ये तो थी हमारे कुछ MCQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।